ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। आप लोगों ने उसके पे बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट दिया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोग का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट रहेगा। जो भी नए बच्चे जुड़ेंगे चैनल को, उन्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करना है, ताकि हमेशा जो भी अपडेट हो बोर्ड को लेकर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो पूरी जिम्मेदारी हमारा चैनल उसके लिए उठाता है। आपको हमारे चैनल पे जो है पूरी तरह से कॉमर्स की जितने भी सिलेबस है वो सारे के सारे चीजें मिलेगा। आप यहाँ पे अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स को पूरी क्लास को कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई भी चीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पे, इन सभी जगहों पे मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका आपको बराबर रिप्लाई मिलता रहता है। साथ ही साथ जो है आपको यह भी कहना चाहता है कि अगर आपके जूनियर्स आ गए हैं कॉमर्स में, 12 की पढ़ाई करना चाहते हैं, 11 में कॉमर्स लेके पढ़ना चाहते हैं और उन्हें अगर चैनल की तलाश है, उन्हें जो है अच्छा कंटेंट, अच्छी पढ़ाई की तलाश है, तो उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। ये चैनल पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका हर एक कोर्स पूरा कराता है। साथ ही साथ पहली बार इस चैनल पे पेड क्लास भी लॉन्च हुआ है इसी साल। मतलब अगर आप लोग पेड क्लास की तलाश चाहते हैं, रेगुलर कोचिंग की तरफ पढ़ना चाहते हो, तो साल भर जो है मिनिमम 999 रुपए की फीस में आप लोग को पूरी की पूरी फैसिलिटीज दी जाएगी। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से पूरा पूरा लाइव क्लास, हर चीज आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना गवाते हुए देखते हैं कि इसमें हम लोग कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखते हैं। चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र से क्या है, विशेषताएं, महत्व एवं सीमाएं बताएं। पहले तो हम लोग को वही इंट्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग को जानना है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसका विशेषता बताना है, उसका महत्व बताना और सीमा बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाएं, उत्पादक वस्तु एवं सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु, विनियोग, जिसमें हम लोग स्टॉक विनियोग को भी कहते हैं, अचल विनियोग को भी कहते हैं, दोनों प्रकार के विनियोग। उसके बाद मूल्य ह्रास, स्टॉक एवं प्रवाह से क्या आशय बताइए। अब बड़ा कंफ्यूजन लगा होगा, रीजन ये है ना कि आप जानेंगे कि सब के सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाएं ये आपको जानना है, ठीक है, उत्पादक वस्तु एवं सेवाएं ये जानना है, अच्छे तरीके से आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मध्यवर्ती वस्तु क्या है ये जानना है, अंतिम वस्तु है क्या है ये जानना है। अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप तैयार रखेंगे। विनियोग क्या होता है, दोनों प्रकार के विनियोग, स्टॉक विनियोग, अचल विनियोग, दोनों प्रकार के विनियोग को आपको जानना है, ये जानना है। उसके साथ साथ क्या है आपको देखना है, मूल्य ह्रास क्या है ये भी समझना है। फिर उसके बाद आपको स्टॉक एवं प्रवाह, इन दोनों के बारे में जाना है। स्टॉक अलग है, प्रवाह अलग, और इन दोनों में अंतर भी पूछे जाते हैं। इन सबको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इनमें से कोई एक जो है आपके वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं और मैक्सिमम चांसेस पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आय के चक्री प्रवाह के सभी मॉडलों को जो है विस्तृत व्याख्या कीजिए। आय के जितने भी चक्री प्रवाह हैं उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जितने भी प्रकार के हैं, द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और चतुर्क्षेत्रीय, तीनों प्रकार के मॉडल को आपको पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से जान लेना है। नेक्स्ट बात हमारा जो है, ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है घरेलू क्षेत्र, सामान्य निवास, उत्पादन, मूल्य, मूल्य वृद्धि, साधन लागत, बाजार कीमत, घरेलू आय, राष्ट्रीय आय, इन सब का आशय आपको जान लेना है। ठीक है, इन सब का आशय आपको समझना है कि इन सब का क्या आशय है बढ़िया से, क्योंकि ये भी वेरी शॉर्ट में इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। फिर जानना है राष्ट्रीय आय के मुख्य समुच्चय अवधारणाओं के सूत्र को बताइए। अब देखिए यहां पर समझना है राष्ट्रीय आय के प्रमुख रूप से 12 समुच्चय या अवधारणा है। इन सारे के सारे 12 समुच्चयों में अवधारणा का आपको आशय और फॉर्मूला बढ़िया से जान लेना है। ठीक है, बाई चांस इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं तो लघु उत्तरीय में बन सकते हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, 1-2 क्वेश्चन हमने चैनल पे बताए हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको पढ़ लेना है, वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जीएनपी निक्षेपक क्या है, ये अलग से हमने रखा हुआ है ये, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बोर्ड में पहले कई बार पूछे गए हैं जीएनपी निक्षेपक, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हरित राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, बहुत कम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी हमने इसको शामिल कर लिया है क्योंकि बाई चांस ये भी पूछा जा सकता है कि हरित राष्ट्रीय आय क्या है। नेक्स्ट बात आता है कि राष्ट्रीय आय के मापने की विधियों की वर्णन कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रीय आय के समुच्चयों में अवधारणा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह राष्ट्रीय आय के जो है मापने की विधियां ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एकदम आने के चांसेस है। फिर आता है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में अंतर बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है। ये भी आएगा तो लघुत्तरी में आएगा या वेरी शॉर्ट में आएगा। ठीक, फिर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, लघुत्तरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी पढ़ लेंगे। और याद रखिएगा राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर ही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय बढ़िया से तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट बात होता है आर्थिक कल्याण क्या है, ये भी छोटा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसको हमने शामिल किया, आप इसको याद करेंगे।
फिर आता है मुद्रा के उद्भव पर टिप्पणी दीजिए। अब मुद्रा के उद्भव पर टिप्पणी क्या है, हमारे चैनल पे अगर आप लाइव क्लासेस किए होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि मुद्रा का उद्भव किस प्रकार से हुआ। आपने सारे बताया कि वस्तु मुद्रा से लेके आज की प्लास्टिक मनी कैसे कैसे विकसित हुआ है, डिजिटल मनी भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, वस्तु विनिमय से आशय तथा उसकी कठिनाइयों को बताइए और साथ ही साथ उसको दूर करने के उपाय भी, ये भी आपको जानना है। वस्तु विनिमय क्या होता है, उसमें कौन कौन सी कठिनाई हुआ और उसको मुद्रा ने किस प्रकार से दूर किया, ये आपको जानना है। तो ये भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बाई चांस आ जाएगा अगर मुद्रा वाला चैप्टर, तो ये भी आ ही सकता है, ठीक है। उसके बाद मुद्रा से आशय कार्य एवं इसका वर्गीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुद्रा पढ़ रहे हैं तो मुद्रा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रा का आशय कार्य एवं वर्गीकरण, ठीक है। या तो मुद्रा का आशय एवं कार्य पूछता है या तो मुद्रा का आशय एवं वर्गीकरण पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है ही। तो इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ सकते आप, एकदम बढ़िया से पढ़ेगा। फिर आता है व्यापारिक बैंक से क्या से इसके कार्य बताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छे तरीके से पढ़ेगा। उसी तरह आता है केंद्रीय बैंक से क्या से केंद्रीय बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंक या केंद्रीय बैंक दोनों में से एक आएगा और ज्यादा चांसेस है कि केंद्रीय बैंक के बारे में पूछेगा। तो ये आपको जानना है कि उनका आशय एवं कार्य एकदम पढ़ के रखेगा, आना ही आना है, बहुत ज्यादा चांस है कि आया है, ठीक है। फिर आता है व्यापारिक बैंक एवं केंद्रीय बैंक में अंतर, रेयर है लेकिन आ सकता है, ठीक है। 40% चांस है कि ये भी आ सकता है, बाकी जितने बता रहे हैं वो 70 to 80% चांसेस है, कोई 90 कोई 100% चांसेस क्या आएगा। फिर उसके बाद आता है सामूहिक मांग से आप क्या समझते हैं, बाजार मांग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सामूहिक मांग से आशय तथा बाजार मांग और सामूहिक मांग में अंतर, देखिए दो है यहाँ पे क्वेश्चन, सामूहिक मांग से आशय तथा बाजार मांग और सामूहिक मांग में अंतर, ये आपको जानना है, ठीक है, ये भी पढ़ाया जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है सामूहिक मांग अनुसूची से क्या आशय विस्तार से बताइए, बस इतना ही आपका 19वां क्वेश्चन है। फिर 20वां क्वेश्चन है सामूहिक पूर्ति किसे कहते हैं, सामूहिक पूर्ति अनुसूची क्या है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। जैसे मांग था सामूहिक मांग, उसी तरह सामूहिक पूर्ति, इसको भी आपको बताना है, दोनों में से कोई एक आएगा, ज्यादा चांसेस सामूहिक मांग आएगा, ठीक है। उसके बाद उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, उपभोग प्रवृत्ति वक्र क्या है, उपभोग वक्र क्या है और इनको रेखा चित्र द्वारा समझाना है, ठीक है। उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है उसको आपको रेखा चित्र द्वारा उसका वक्र को भी समझाना है। फिर उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार को बताना है, कम इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, बाई चांस आ गया तो आ गया, ठीक है। फिर क्या है, बचत फलन तथा उपभोग प्रवृत्ति को बताइए और इनके प्रकार को बताइए, ठीक है। बचत फलन और उपभोग प्रवृत्ति इन दोनों को अच्छे तरीके से जानिएगा, लगभग दोनों सेम है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, दोनों को, दोनों में से कोई एक आ जाता है। फिर उसके बाद आता है उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि उपभोग प्रवृत्ति किन किन कारकों से निर्धारित होते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको जो है लघुत्तरी में पूछे जाते हैं। विनियोग एवं विनियोग फलन क्या है, इसका प्रकार बताइए, बहुत कम इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हमने शामिल किया क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम हर प्रकार के क्वेश्चन को रखे हुए, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार और अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। पूर्ण रोजगार और अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, मतलब इन दोनों का आपको अर्थ जानना है, पूर्ण रोजगार क्या कहलाता है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या कहलाता है। किन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आय एवं रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, पूछा जाता है, इसमें बहुत चीजों को शामिल करना पड़ता है, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, इन सारी चीजों को बताते हुए पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होता है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत कैसे निर्धारित होता है, ये आपको व्याख्या करना है, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय आय का संतुलन तथा आय का निर्धारण कैसे होता है, राष्ट्रीय आय किस तरीके से संतुलित होता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति आप जब पढ़ेंगे ना किन्स वाला, तो आय एवं रोजगार का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये खुद ही समझ में आएगा राष्ट्रीय आय का संतुलन क्या होता है, कैसे होता है और आय का निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। फिर निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं, ठीक है, निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं, गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ कैसा संबंध होता है, निवेश गुणक क्या है और उसका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इनके साथ किस प्रकार का रिलेशन है, आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि निवेश और उपभोग में किस प्रकार का रिलेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है न्यून मांग, ये इंपॉर्टेंट है, न्यून मांग, अतिरेक मांग, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही सब पॉइंट है, ठीक है। न्यून मांग से क्या है, इसके कारण एवं प्रभाव को बताइए, न्यून मांग को दूर करने के प्रभाव कारण मतलब प्रभाव को बताइए, न्यून मांग के कैसे दूर किया जाता है उसके उपाय को बताना है, बताना यह कि न्यून मांग होता क्या है, न्यून मांग के क्या कारण हैं और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, साथ ही साथ ये बताना है कि न्यून मांग को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कैसे कम किया जाता है, ये आपको बताना है। उसी तरह अतिरेक मांग का, अतिरेक मांग से क्या है, उसके कारण, उसके प्रभाव और साथ ही साथ उसको दूर कैसे किया जाता है, ये भी आपको बताना है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में 100% है कि मिलेगा, तो बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है, बजट से क्या है, उद्देश्य बताना, घटक बताना, बजट के प्रकार बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट आपका आएगा, बजट से एक क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उसमें से कोई एक आएगा। तो बजट से आशय, उद्देश्य, घटक और बजट के प्रकार, इन सब क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आता है भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर बताइए। अब देखिए ये
ओपन क्वेश्चन बोला जाता है कि इनका एक क्वेश्चन होना ही होना है, चाहे ये कहीं भी पूछे, वेरी शॉर्ट में पूछे, शॉर्ट में पूछे, लॉन्ग में पूछे, लेकिन ये आएगा ही आएगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर भुगतान संतुलन में असमानता के कारण को बताइए। भुगतान संतुलन के बीच में जो होता है वो असमानता क्यों उत्पन्न होता है, उसके क्या कारण है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। और साथ ही ये भी बोल सकते हैं कि भुगतान संतुलन को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, ये भी आप जो है उसका उपाय भी बता सकते हैं। तो ये हमारा जो है पूरी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हो गया, हमारा 34 क्वेश्चन था, ठीक है। तो कंप्लीट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। अगर आप इतने क्वेश्चन की सीरीज को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, सभी क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेते हो, तो गारंटी है आपका इकोनॉमिक्स जो है एकदम बढ़िया नंबर से आप पास होंगे। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा बोर्ड में जो ना फंसे और जो ना आता हो। लेकिन यही है, ईमानदार होना पड़ेगा, सारे चीज को जो है हमने जितना बताया उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, निकाल के खोज के क्वेश्चन बैंक, हमारे चैनल और आपके पास जो बुक है उन सबकी सहायता से इन पूरी चीजों को जरूर से तैयार कर लीजिए। फिर आपका जो है पूरी तरह से जो है एग्जाम मस्त जाने वाला है। तो बस इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। अब की बार 90 पार जो है हम लोग का नारा है, यानी सारे सब्जेक्ट में टारगेट रखा गया कि 90% का ऊपर ही जाए और ओवरऑल में भी हम लोग 90% के ऊपर ही लाए। ये जो हम लोग का कोशिश है वो साकार हो सकता है अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया तो। बस इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।